हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। हेलो दीदी कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर बात करने जा रहे हैं ये दोनों ही अलग अलग प्रोफेशन से संबंधित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें समानता है। अभी कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इसके लिए हम आपको बता दें कि पहला जो प्रोफेशन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो लोगों की अपराध से हिफाजत करता है। जी हाँ, और अगर कोई किसी अपराध का शिकार हो जाता है तो ऐसे में मदद भी करता है। और ये मदद कौन करता है? ये है हमारी पुलिस। जी हाँ, हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम हिफाजत की बात कर रहे हैं, मदद की बात कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए, अगर किसी को कोई परेशानी जा रही है तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। जी हाँ, तो आज के जो विषय है वो है पुलिस एवं आम जन, और साथ ही साथ बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है डॉक्टर मधु जैन को, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। और साथ ही साथ आइए कार्यक्रम में स्वागत करते हैं श्री हरि नारायण चारी मिश्र जी, जो कि पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर हैं मध्य प्रदेश से। आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है, तो आज आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आपके पास जो भी सवाल है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारी जो परेशानी है कोई सुन नहीं रहा है, पुलिस से संबंधित है वो परेशानी, ऐसे में आप चक्कर लगा रहे हैं, तो आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि पुलिस कमिश्नर हमारे साथ स्टूडियो में है। आपकी जो भी शिकायत है, कोई सुझाव है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755 266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान भी, तो इन्हें नोट कर लें और जल्द ही हमसे संपर्क करें। तो आइए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं देखभाल की, तो बच्चों से संबंधित। लेकिन शिशु रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो कितनी उम्र के बच्चों को देखते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं डॉक्टर मधु जैन से। शिशु रोग विशेषज्ञ या पीडियाट्रिशियन जो है वो 0 से लेके 15 to 18 ईयर तक बच्चों को देख सकते हैं। जी, तो उनकी देखभाल की जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कॉमन समस्याएं, कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों में कौन सी देखी जाती हैं? कॉमन समस्याएं हर एज ग्रुप की अपनी अलग हैं। जैसे न्यूनेटल एज ग्रुप की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं, बड़े बच्चों की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ जब पुलिस कमिश्नर हमारे साथ हैं तो पुलिस से संबंधित भी उनसे थोड़ी जानकारी ली जाए, क्योंकि पुलिस की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत होती है, उनको जो सराहना है लोग बहुत कम देते हैं मिश्र जी। तो ऐसे में सबसे पहले आपके अचीवमेंट से ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उन्हें पता चले कि पुलिस कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रही है और वो लोगों तक भी पहुँचे। जी मिश्र जी। किसी भी एक बेहतर समाज की सबसे बुनियादी ज़रूरत एक आदर्श पुलिस का होना है। और पुलिस को हमेशा इस नज़रिए से काम करना चाहिए कि वो अपराधियों के लिए एक कठोरता से, वज्र के समान कठोरता से काम करे और आम व्यक्ति को अपना एक अभिन्न मित्र समझे। यहाँ पर पुलिस ने लगातार, अगर हम बात करें तो पुलिस ने कई ऐसे काम किए हैं, लगातार अपराधों पर कड़ा नियंत्रण किया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम जिक्र करें पिछले साल के जब अपराधों का हम लोग विश्लेषण कर रहे थे 2023 का, हम जानते हैं कि जनवरी जब होता है तो पुलिस विगत साल के सारे अपराधों का एक बार विश्लेषण करती है, उसके जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसके अपराधों के जो तरीके हैं उन पर चर्चा करती है, अंतर मंथन करती है। उसमें पाया गया कि जो हत्या जैसे मुकदमे, हत्या जैसे जो मामले हैं, वैसे मामलों में 42% की कमी आई थी भोपाल शहर में। तो समान तौर पर अगर हम हत्या जैसे मामलों को देखें या फिर किसी भी एक शहर में हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों को देखें तो इसमें 1-2% से ज़्यादा का विचलन नहीं होता। सामान्य तौर पर 1-2 घटनाएं या तो बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, लेकिन 42% की कमी होना दिखाता है कि पुलिस ने काफ़ी बेहतर ढंग से प्रोएक्टिव होकर के काम किया, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई सुनिश्चित की, और दूसरी तरफ साथ साथ आम व्यक्ति के साथ एक संवाद भी बनाया। छोटे छोटे मामलों में तत्काल पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिसका एक सकारात्मक परिणाम रहा कि इस तरह के गंभीर मामलों में कमी आई। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं ये भी हम आपसे जानेंगे कार्यक्रम में। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन
से अपराध होते हैं या कोई झगड़े लड़ाई होते हैं जो हम थाने तक जा सकते हैं, या ऐसे कौन सी स्टेटें होती जो हमें जिले तक ले जा सकते हैं, और अगर कोई ऐसा मामला है जो हम स्टेट लेवल लेके तरीके कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए? जी देखिए, सामान्य तौर पर ऐसे मामलों का अगर हम जिक्र करें तो ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको लेकर के हमें जिले या राज्य स्तर पर जाना चाहिए। हर मामले की जो एफआईआर होती है थाने में होती है। हाँ, ये बात सही है कि जैसे पुलिस के अगर मामले होते हैं तो एक व्यवहारिक समझ के लिए एक कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो तरह के मामले होते हैं। संज्ञेय यानी कि जो तत्काल जिसमें एफआईआर होती है, और दूसरे में पुलिस एक रिपोर्ट दर्ज करती है, एनसीआर उसको कहते हैं, और उसमें हम न्यायालय में जाकर के उसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी बात जिले और राज्य स्तर की है, समान तौर पर ऐसी वैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है अनुभव में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि स्थानीय स्तर पर अगर हो सकता है आपके मामले को गंभीरता से न लिया गया हो, या किसी भी जगह पे किसी व्यक्ति का न लिया गया हो गंभीरता से उस पूरे मामले को, तो व्यक्ति निश्चित तौर पे अगले पायदान की तरफ रुख करता है, अगले पायदान पर जाता है, वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी बातों को रखता है, तथ्यों को प्रस्तुत करता है, और उसमें कहीं न कहीं सुनवाई होती है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लगातार सीएम हेल्पलाइन जैसी सशक्त बिंदु काम कर रहा है, सशक्त हेल्पलाइन काम कर रही है, एक बहुत मजबूत व्यवस्था है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे अलग अलग मंच हैं जिस पर अगर हमें लगता है कि प्रारंभिक सुनवाई नहीं हुई है तो हम अगले मंच पर जा सकते हैं। तो ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है कि हम जाएंगे तो राज्य स्तर पर इस तरह के मुकदमे कायम होंगे और जिले स्तर पर अलग तरीके के मुकदमे कायम होंगे। हाँ, व्यवहारिक रूप से हो सकता है कि किसी व्यक्ति की सुनवाई थाने स्तर पर या स्थानीय स्तर पर न हुई हो और फिर उसने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की हो और बाद में कार्रवाई हो, ये ऐसा संभव है। लेकिन अगर वैधानिक दायरे में देखें तो इसकी जरूरत नहीं है, थाने स्तर पर ही सारी कार्रवाई हो जाती है और ऐसा वैधानिक प्रावधान है। बिल्कुल। और कोई भी समस्या होती है तो जैसा कि हमें बताया गया है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 181, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, शिकायत है, वो बता सकते हैं। अगर आप नाम नहीं बताना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी गुप्त रखी जाती हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हमें दी जा रही हैं। साथ ही साथ मौसम में बदलाव तो आ ही रहा है। ऐसे में आमतौर पर हम देख रहे हैं जो बड़े लोग हैं उन्हें भी सर्दी खांसी की समस्या आ रही है और वो काफ़ी लंबे समय तक चल रही है। क्या ये समस्या छोटे बच्चों में भी देखी जा रही है डॉक्टर मधु जैन? और अगर देखी जा रही है तो इसके लिए क्या कुछ किया जाए? हाँ बिल्कुल, बदलते मौसम का बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। बच्चों की एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम रहती है, तो उन्हें बदलते मौसम में जो भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो जल्दी कैच करते हैं जी। इनके लिए अपन प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं अब और गर्मी का मौसम आने वाला है, तो ऐसे मौसम में बच्चों के लिए ये प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जैसे अभी तक अपन उनको 3-4 लेयर में कपड़े पहना रहे थे, तो अपन ऐसा नहीं कि गर्मी आ गई तो अपन फिर एक लेयर में चालू कर दें। धीरे धीरे लेयर्स को कम करें, क्योंकि रात में ठंड रहती है, तो बच्चों को फुल स्लीव्स के कॉटन के कपड़े में रखें। और यदि न्यूनेट है 1 मंथ के बिलो 1 मंथ है, 0 to 1 मंथ का यदि बच्चा है, या 0 to 6 मंथ तक भी मदर का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं, उसको वैक्सीनेशंस टाइम पर कराएं, क्लोथिंग का ध्यान रखें। 6 महीने के ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो फूड हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा मौसम के अनुसार अपने को चेंज करना चाहिए। गर्मियों में अपन डिहाइड्रेशन नहीं हो इसलिए लिक्विड्स ज़्यादा दें बच्चों को। कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडाइजेशन ना करें, हैवी फूड्स अवॉइड करें। जी जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और विशेष तौर पर जो हमें बताया गया है वो ये है कि एकदम से बदलाव ना करें। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तो धीरे धीरे उस हिसाब से हम भी परिवर्तन लेके आए अपनी लाइफस्टाइल में और जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करें। अब पुलिस के बारे में हम जान रहे थे कि क्या कुछ उपलब्धियाँ हैं पुलिस की, तो उसमें हमने अपराध में कमी आई है इसके बारे में जाना, और क्या कुछ अचीवमेंट्स उपलब्धियाँ हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर महानगर है और ख़ासतौर पे अगर राजधानी जैसे महानगर की जब बात आती है तो मेरी कहती है कि एक बेहतर कानून व्यवस्था हो। समान तौर पर अगर कानून व्यवस्था की स्थिति देखें तो लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति भी काफ़ी बेहतर और उच्चतम स्तर तक रही है जी। इसके अलावा एक बड़ी घटना जिसको एक बड़ा प्रकार जो कि युवाओं के जीवन पर संकट पैदा कर रहा है वो रोड एक्सीडेंट्स हैं। रोड एक्सीडेंट्स में भी पिछले साल काफ़ी कमी आई है, गुणात्मक कमी आई है। समान तौर पर आबादी बढ़ रही है, कई तरह की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, उसमें समान तौर पर एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है अगर हम आबादी के अनुपात में भी देखें तो। लेकिन पिछले वर्ष विगत कई वर्षों के मुकाबले इनमें काफ़ी तेजी से कमी आई है जी। तो इसका कारण आपको क्या लगता है? इसका कारण ये है कि पिछले वर्ष पुलिस ने उन कारणों को चिन्हित किया जो इसके लिए उत्तरदायी थे
उन सारे ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जहाँ पे घटनाएं रिपीट हो रही थी। हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक एक्चुअली खासतौर पे इन्फोर्समेंट का इसमें रोल तो रहता ही है, लेकिन इन्फोर्समेंट के साथ साथ जी। जो इंजीनियरिंग और एजुकेशन है, इंजीनियरिंग जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा मामला है, और जो एजुकेशन है लोगों को शिक्षित करने का है, जी। पुलिस ने इन तीनों बिंदुओं को लेकर और तीनों विभागों को लेकर के एक साथ संयुक्त रूप से इसमें अभियान चलाया। बच्चों तक पहुंची, स्कूल कॉलेज में हम लोग गए, जी। वहाँ बच्चों को इस चीज़ के लिए जागरूक किया। मुख्तः जो इसके जो नियम है, इसमें गार्जियंस को भी जोड़ा, परिजनों को जोड़ा, स्कूल के प्रबंधन को जोड़ा, स्कूल के पाठ्यक्रम का इसमें चर्चा हो, इसमें युवाओं पर इससे बात हो, इस बात के लिए उन्हें प्रेरित किया, जागरूक किया गया। तो इन सारी चीज़ों से जो प्रोएक्टिव तरीके हैं, पुलिस का इन्फोर्समेंट का तरीका तो चलता है। हम किसी को कानूनी रूप से बात अगर गलत कर रहा है तो सही करने के लिए पुलिस कर सकती है, लेकिन अगर हम संपूर्णता में किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और सभी संबंधित विभागीय यानी कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल, तो सफलता जरूर मिलती है। आप लोगों ने जो प्रयास किए उसके लिए वो सफलता मिली भी। साथ ही साथ हमारे साथ भोपाल से पूजा जी जुड़ गई हैं, उनका सवाल हम कार्यक्रम में लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है। डॉक्टर ईशा जी नमस्कार। नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। मेरा पहला प्रश्न जो है वो आदरणीय मिश्रा सर से है। और सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कि आपकी वजह से हम रात में बड़े चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन सर, मेरा प्रश्न ये था कि रात में आप लोग पायलटिंग करते हैं और हॉर्न बजाते हुए बहुत सुनाई देती है, रात में रोड पर निकलते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या इसका एक निश्चित समय होता है क्या, या फिर ऐसे समय यदि कोई कॉल करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो कितनी देर में ये सेवाएं आपकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है प्रस्तुत कर देता है। पहला प्रश्न आपसे है और दूसरा प्रश्न मेरा मैडम से है, तो मैं चाहूंगी कि पहले आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दें। जी, आपका अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी चीज़ की पुलिस जब रात्रि में गश्त करती है, अगर आपकी मैं समझ रहा हूँ कि शायद दो इसके आशा हो सकते हैं। पहला आशा ये कि क्या अगर पुलिस की जो गश्त होती है, गश्त में भी हूटर का इस्तेमाल करती है, तो अगर ये आशा है तो पुलिस का इसका उद्देश्य होता है कि पुलिस की उपस्थिति पता रहे, और आम तौर पर कई बार इसके एक बेहतर परिणाम रहते हैं, प्रोएक्टिव तरीके से इसके दूसरे सकारात्मक परिणाम रहते हैं। अपराधियों में एक भय होता है, पुलिस की उपस्थिति लोगों के मन में सुरक्षा का भाव, सुरक्षा का बोध बढ़ाती है, इसलिए पुलिस करती है। जहाँ तक पायलटिंग की बात है, तो पायलटिंग में कई बार ऐसा होता है, लेकिन समान तौर पे जब तक भीड़ न हो पुलिस इससे बचती है, और रात्रि के समय ऐसी कोशिश रहती है कि पायलटिंग में हूटर का प्रयोग ना हो। अगर किसी खास समय में ऐसा हो तो उसको निश्चित तौर पे हम लोग ध्यान देंगे कि किसी के लिए परेशानी का सबब न बने। दूसरा आपका उद्देश्य है कि पुलिस कितने देर में पहुंचती है। एक्चुअली पुलिस की आपको पता होगा कि जब 2015 में जब से डायल 100 शुरू हुई, उसके पहले का अगर हम बात करें या हम शिकायतों की संख्या देखें, खासतौर पर वो शिकायतें जो पुलिस के पास आती थी, तो उसमें बड़ी संख्या इस बात का होता था, इस बात का जिक्र होता था कि पुलिस के फ़ोन नहीं उठते हैं, और ख़ासतौर पर डायल 100 कंट्रोल रूम के जो नंबर्स होते हैं वो बिजी आते हैं। यह एक हम लोगों के पास भी बड़ी शिकायतें आती थी, जो लोगों के फ़ोन आते थे। 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी डायल 100 योजना देश में पहली बार शुरू की, और इसका बड़ा सकारात्मक असर रहा। उस समय लगभग इसका जो लक्ष्य है कि 15 से 20 मिनट के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 10 मिनट के अंदर शहरी क्षेत्रों में पुलिस वहां तक पहुंच जाए, और पुलिस की कोशिश रहती है कि इस समयावधि में पुलिस पहुंच जाए। अभी वाहनों को अपडेट करने की, अद्यतन करने की प्रक्रिया भी चल रही है, उसमें नए तकनीक के स्तर पर भी उसको बेहतर करने का प्रयास चल रहा है। तो आने वाले दिनों में समय और बेहतर होगा। बहरहाल पुलिस की कोशिश है कि आने वाले हर कॉलर को जवाब मिले डायल 100 के माध्यम से, पुलिस तत्काल वहां पर जाए, पुलिस उसमें लगातार हस्तक्षेप करे ऐसे आपराधिक जगहों पर, और अपराध अगर कोई हो रहा है तो घटना घटित होने से पहले तत्काल हस्तक्षेप से उस घटना का स्वरूप न बढ़े, घटना के तत्काल नियंत्रण पाया जाए। तो इससे बहुत फायदे हुए हैं, इससे कानून व्यवस्था से लेकर अपराधों तक में प्रभावी नियंत्रण में मदद मिली है। तो यह जो है पुलिस के डायल 100 से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप थानों में अलग से बता सकते हैं, कंट्रोल रूम में अलग से बता सकते हैं, और पुलिस उसमें मदद करती है। पुलिस की कोशिश रहती है कि ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित हो। जी, जी आपसे प्रश्न है। हाँ जी, मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो डॉक्टर साहिबा से है। जी बोलिए। हाँ, डॉक्टर साहिबा,
मेरा ये 2 साल का एक बेटा है, जी। लेकिन वो जो लार है, सलाइवा है, उसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका क्या कारण है, एंड सेकेंडली क्या ऐसे बच्चों का आईक्यू भी कम रहता है क्या फ्यूचर में? नहीं, मैं वही पूछना चाह रही थी कि बच्चे के डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल है आपके बच्चे का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ सलाइवा का सिक्रीशन बहुत ज्यादा है। अभी बोलता है अच्छे से? हाँ बहुत कुछ अच्छे से। सेंटेंसेस बोल लेता है? फुल बिल्कुल सेंटेंस जी। बोलता है? बिल्कुल जी। अच्छा, तो फिर आप एक बार थोड़ा लोकल देखिए, कहीं छाले तो नहीं है उसके मुंह में, जी जी है ना? छाला यदि डेवलपमेंट यदि नॉर्मल है तो बच्चे के मुंह में यदि छाले हैं तो लार सलाइवा ज़्यादा वो सिक्रीट करेगा। और दूसरा उसके दांतों का डेवलपमेंट नॉर्मल है, कहीं आड़े तिरछे दांत तो नहीं आ रहे हैं? हेलो? जी, संपर्क टूट गया लगता। जी, ऐसे में क्या किया जाए? कुछ ऐसे अलग से ट्रीटमेंट भी देना होता है? नहीं, मल्टीविटामिन से ठीक हो जाएंगे, या फिर कभी उसको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है या कोई और जैसे मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें कि छाले बहुत सारे मैक्सिमम तो पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं जी। उसमें छाले हो जाते हैं और उसमें सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। बिल्कुल। हरिनारायण आचार्य जी, अगर हम बात करें कि कुछ नएपन की, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, आप कुछ ना कुछ कैंपेन भी चलाते रहते हैं, बहुत सारे आपके यही इंटेंशन रहता है कि कुछ ना कुछ नया लोगों के लिए लेके जाएं जो कि उनके हित में हो। तो हाल फिलहाल की बात करें, सुरक्षा को लेके क्या कुछ नया किया जा रहा है? सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने लोगों को भी जोड़ करके कई जगहों पे इसमें पहल की है, जैसे कि यातायात मित्र योजना जो शुरू की है, इसमें खास तौर पर बुजुर्गों को और ऐसे युवकों को जोड़ा गया है जो अपने क्षेत्र में छुट्टी के दिनों में पुलिस के साथ अपने यातायात को बेहतर करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि उस क्षेत्र में अगर वो सूचना देते हैं यातायात पुलिस के साथ मिल करके, तो उसमें कुछ घंटे जो उनके समय से हिसाब से, उनकी प्राथमिकता के हिसाब से उस समय और उस जगह पर यातायात के साथ एक अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी तरह देखें तो पुलिस ने ड्रग्स को लेकर के बड़ा अभियान चलाया है, ड्रग्स को लेकर के ऑपरेशन अंकुश चलाया है, जिसमें भी हम ये जानते हैं कि पिछले महीने ही लगभग 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एक अंतर्राष्ट्रीय खेप को पुलिस ने पकड़ा। जी। इसी तरह पिछले कुछ समय में भी लगभग पिछले वर्ष भी काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई थी। तो पुलिस ने ड्रग्स के जो अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों को ध्यान में रखते हुए बड़ी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की हैं, और इसका उद्देश्य है कि नशे का जो प्रभाव है, नशे का जो दुष्प्रभाव है, युवा पीढ़ी पर जो असर है, उसको कम किया जाए, युवाओं में ऊर्जा से अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर सकें। और पुलिस इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है, और ऑपरेशन अंकुश जैसा मैंने जिक्र किया, जी हाँ, उसके माध्यम से युवाओं तक पहुंच करके या उनसे जो सूचनाएं आ रही हैं उसके घर पर कार्रवाई भी लगातार कर रही है। हम जानते हैं कि ऑपरेशन अंकुश ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, और उस हेल्पलाइन की अगर हम बात करें, उस हेल्पलाइन में 75876 अगर इस नंबर पर हम सूचना देते हैं तो पहचान हमारी गोपनीय रखी जाती है। जी। और पुलिस उस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करती है। तो ड्रग्स को लेकर के भी शहर में पुलिस बहुत गंभीर है, और खासतौर पर हम जानते हैं कि किसी भी आज के बढ़ते हुए शहर का, विकसित होते हुए शहर का, तेजी से आगे बढ़ते हुए शहर में एक बड़ी समस्या ड्रग्स की समस्या है, और इसका जो सबसे बड़ा जो असर है हमारे युवाओं पर है। इसलिए पुलिस पूरी स्थिति को देखते हुए गंभीरता से इसमें कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि नंबर भी बता दिया गया है, आप अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। नंबर है 75876289290। जी हाँ, 75876289290। ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई शिकायत करना चाहे, आसपास देखता है कि अगर छोटे बच्चों को जानबूझ के नशे के लत लगवाई जा रही है, उनसे काम करवाया जा रहा है, क्या इसकी भी शिकायत की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। इसमें चाहे तो हम पहचान गोपनीय रख सकते हैं ताकि किसी भी तरह की असुरक्षा महसूस न हो, और खासतौर पे ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहचान गोपनीय रखते हुए हमें जानकारी भेजें, उसके बारे में जानकारियाँ हम शेयर कर सकते हैं। और पुलिस मुख्य ड्रग्स को लेकर के बड़ी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, और इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है। जी बिल्कुल। तो अगर कोई शिकायत करना चाहे तो वो भी कर सकता है। साथ ही साथ बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं, और ऐसे में बताया जाता है कि जो नवजात शिशु होता है उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए, लेकिन अगर जो माँ है उनकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है, खान पान का वो ध्यान नहीं रख रही है, तो क्या क्वालिटी ऑफ मिल्क पे भी इसका असर पड़ता है और बच्चे की ग्रोथ पर? हाँ बिल्कुल पड़ता है। माँ को लिक्विड डाइट्स ज़्यादा लेनी चाहिए, पर एक मिथ है कि पेट बड़ा हो जाएगा।
पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना लिक्विड डाइट्स ज़्यादा लेगी मदर, कम से कम 20 ग्लास पानी दिन भर में पीना चाहिए, दिन भर और रात भर में जी। जितना लिक्विड्स लेगी उतना बच्चे को फीड लैक्टेशन मदर का अच्छा होगा, बच्चे को उतना मिल्क मिलेगा। तो मदर के डाइट से बहुत फ़र्क पड़ता है। मदर को ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा मीठा भी नहीं लेना चाहिए। एक बैलेंस डाइट मदर को लेना चाहिए जिसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन्स, आयरन और मिनरल्स वगैरह हों। बिल्कुल, तो ये कनेक्शन रहता है माँ का, अगर माँ की डाइट बहुत अच्छी है, और बोला भी जाता है कि अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ रहता है, तो अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं रामचरण जी गुना से। उनका सवाल हम लेते हैं। सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा जो सवाल है वो मिश्रा जी से है कि ये जो आप देखते हैं, अभी भोपाल मेरा भ्रमण हुआ था, रास्ते में जो चाय की दुकान और ये मैकेनिक की दुकान ये सब होती हैं, और ये जितने भी दुकान वाले हैं सबके सामने चाय वाले हैं तो ग्राहक आधी सड़क तक अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, और मैकेनिक वगैरह सब सड़क पे काम कर रहे हैं। और एक दो बार मैं अपनी 4 व्हील पे था, वहां यदि किसी को मना भी करो तो वो लड़ने को उतारू हो जाते हैं, और पुलिस की गाड़ियां भी वहां से निकलती, कोई ना तो रोकने के प्रयास करता है, ना ये बोलने का निवेदन भी करता है। ये मेरी शिकायत नहीं है, ये सुझाव है कि उनको यदि बोल दिया जाए कि भाई ये जो है ना सड़क के नीचे यदि कर दिया जाए बीच में 2-4 बार, इससे बहुत परेशानियां होती हैं। 1-2 महिलाएं भी थी, वो भी बेचारी टकराते टकराते बच गई थी। बस यही निवेदन करना था मुझे। जी जी, बिल्कुल। आपका सुझाव बिल्कुल सही है, और ये बात सही है कि कुछ क्षेत्रों में इस तरह की समस्याएं हैं। पुलिस इस पर कार्रवाई करती है। खासतौर पर एक संयुक्त अभियान इसमें समय समय पर नगर निगम और पुलिस के चलते हैं, जिसमें उन क्षेत्रों में अतिक्रमण इस तरह के हटाए जाते हैं। खासतौर पर जब पर्व त्योहारों का समय होता है, किसी खास तरह के आयोजन होते हैं, वीआईपी ड्यूटीज होती हैं। कई बार हो सकता है कि कार्यभार के कारण या कई बार उन जगहों पर ध्यान न जाने के कारण शायद इन क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हो, उस क्षेत्र में हो सकता है कुछ जगहों पर ऐसी चीज़ें छूट गई हों, कई बार ऐसी स्थिति रहती है। लेकिन फिर भी पुलिस की कोशिश रहती है कि एक संयुक्त अभियान के माध्यम से इस तरह के रास्तों में जो अतिक्रमण है उसको दूर किया जाए, क्योंकि उससे काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स में भी असर पड़ता है और लोगों की सुविधाओं में भी काफ़ी अंतर आता है। तो पुलिस की जरूर कोशिश रहती है। बहरहाल आपको जिस क्षेत्र में सूचना हो, अगर समस्या हुई होगी, उसका आप अगर जिक्र करेंगे, बताएंगे, तो उसे जरूर उस क्षेत्र में भी कार्रवाई की जाएगी। जी, तो इसकी भी रिपोर्ट अगर कोई डालना चाहे या शिकायत करना चाहे तो कर सकता है। इसमें थाने में सूचना दे सकता है, और बीच में जो अभियान जो चलते हैं, खासतौर से जो इसमें अतिक्रमण का जो अभियान नगर निगम के साथ पुलिस उसके उचित समन्वय से चलाती है, तो उस तरह के अतिक्रमण के अभियान के दौरान निश्चित तौर पर ऐसे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल, तो आप सूचना दे सकते हैं और उस पर जो आपकी भी सूचना दी जाएगी, उस पर कुछ ना कुछ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ बच्चों की आप बात कर रहे थे, नशा मुक्त के लिए आप बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चों की स्पेशली हम बात करें, उनके लिए क्या कुछ और किया जा रहा है पुलिस के द्वारा? अगर बच्चों का हम देखें, खासतौर पर अगर हम कुछ वर्षों में देखें, जिस तरीके से बच्चों के दिनचर्या में तनाव बढ़ा है, जिस तरह उन पर दबाव बढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए, और हम अखबारों में जब पढ़ते हैं कि 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चों ने किस तरह से आत्मघात कर लिया और किस तरह के अपने जीवन से हाथ धो बैठे, कई बार उन्हें वो परीक्षा की सफलता जीवन से ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। तो यह हमारे समाज के लिए बड़ी चिंता की बात है। खासतौर पर यह वहाँ पर ज़्यादा देखी जाती है जहाँ पर बच्चों का अपने माता पिता के साथ, अभिभावकों के साथ संवाद कम है, कई बार शिक्षकों के साथ संवाद कम है, अपनी बातों को कहने की उचित मंच नहीं है। बच्चा अबोध बच्चा है जो शायद भावनात्मक रूप से उतना परिपक्व नहीं है, अंदर घुटता है और अंत उसकी परिणति इस तरह की घटनाओं में होती है। पुलिस ने इस तरह के बिंदुओं को भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत रखा है। खासतौर पर जो काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जितनी जगह जाते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, उसमें साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर, यातायात से जुड़े मामलों पर, महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों पर, और इस तरह के जो उतार चढ़ाव होते हैं जीवन के, खासतौर पर सफलता असफलता से, इन सारे मामलों पर हम युवाओं से, बच्चों से बात करते हैं, उनके सुझावों को सुनते हैं, उनकी भावनाओं को सुनते हैं। तो यह पुलिस के लिए बड़ा आवश्यक है कि इन चीज़ों को लेकर के संवेदनशील रहे, अपने हो सकता है वैधानिक उत्तरदायित्व से आगे बढ़कर एक जो सामाजिक जिम्मेदारी रहती है, जिस समाज का हिस्सा है, उसके बदलते हुए अपराध के स्वरूप के तहत पुलिस अपने को ढाले, और यह एक बड़ी ज़रूरत होती है। और निश्चित तौर पर पुलिस ने
इसके अनुरूप अपने को ढाला है, अपने को जो बहुत सारे मंच, बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, अगर हमने कहा तो यहाँ हजारों की संख्याओं में बच्चों ने पुलिस के साथ यहाँ पर इंटर्नशिप किया है, खासतौर पर भोपाल में। और यहाँ के लगभग सारे स्कूल कॉलेज में बच्चों ने पुलिस के साथ इंटरेक्ट किया है, उन्होंने यहाँ के कोर्सेज किए हैं। इसके कारण उस इंटर्नशिप से पुलिस को लेकर के मन में बहुत सारी जो आशंकाएं होती हैं, भ्रम होते हैं, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें धुंधली होती हैं जो स्पष्ट नहीं होती कि आखिर इसमें क्या स्थिति होनी चाहिए। पुलिस ने सारे बिंदुओं पर इस इंटर्नशिप से एक युवाओं के साथ उचित कह सकते हैं उनके साथ साक्षात्कार से, उनसे इंटरेक्शन से पुलिस ने उस कड़ी को, उस बीच की जो दीवार है उसको तोड़ा है। और निश्चित तौर पे युवाओं में पुलिस को लेकर के एक नया उत्साह हुआ है, एक उनमें पुलिस को लेकर के एक सकारात्मक रुझान पैदा हुआ है। बिल्कुल, तो वो एक आमतौर पे माना जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं अप्रोच करने में, पुलिस वाले से बात करने में ही डर लगता है। लेकिन देखिए कितने सारे प्रयास कर रही है पुलिस, विशेष तौर पर जो बच्चे हैं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं चल भी रही हैं, तो उनके लिए भी काउंसलिंग सुविधा है और आपको कोई भी परेशानी जाती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपने साइबर क्राइम की भी बात की, तो ऐसे में देख रहे हैं आजकल की अगर विशेष तौर पर हम बात करें तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और परिवारजन का किसी भी एक सदस्य का नाम लिया जाता है कि ये किसी परेशानी में है, इन्हें किडनैप कर लिया गया है, इसके लिए आप इतने रुपए दे दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं। आजकल जो नई तकनीक है इसमें एआई तकनीक का भी प्रयोग हो रहा है। समान तौर पर परंपरागत रूप से जो तरीके होते थे उसमें ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं कि किसी के व्हाट्सएप की फ़ोटो किसी ने डमी बना ली और उसके फोटोग्राफ की तरह ही दूसरे नंबर से उसने उस व्यक्ति का प्रोफाइल बना करके पैसे मांगने शुरू कर दिए। दूसरा तरीका है बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं आजकल, वीडियो कॉल, अनजाने वीडियो कॉल ना उठाएं, उसमें भी बहुत सारी ऐसी शिकायतें पुलिस के पास आती हैं जिसमें किसी व्यक्ति ने अनजाने में उठा ली और फिर उसका दुरुपयोग करते हुए उसके साथ एक्सटॉर्शन की घटनाएं होती हैं जी। इसी तरह से कोई अनजान सा कॉल आता है जिसमें धमकी दी जाती है कि उसके संबंधित किसी उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को कस्टम या किसी अन्य विभाग ने रोक लिया है और फिर दूसरा व्यक्ति कोई पुलिसकर्मी बन के फ़ोन करता है। तो इस तरह के अलग अलग बहुत सारे गैंग उभर रहे हैं और हमें बेझिझक होकर के पुलिस से संपर्क करना चाहिए। पुलिस जब उनसे बात करती है, उन चीज़ों को, नंबरों को पड़ताल करती है, उन पर मुकदमे कायम होते हैं, उन पर कार्रवाइयाँ होती हैं, तो अंकुश लगता है। लेकिन कई बार हम झिझक के कारण इन चीज़ों को, अपनी समस्याओं को लेकर के सामने नहीं आते और ये समस्याएं बढ़ती आती हैं और कई बार हमारे युवा और बच्चे इसमें घुटते रहते हैं। कई बार इसमें सुसाइड जैसी घटनाएं देखी गई हैं। कई बार लोन के माध्यम से पिछले वर्ष हम लोगों ने शहर में देखा कि एक पूरे परिवार ने किसी व्यक्ति के फ़ोन से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी। तो यह हमें इन चीज़ों से, साइबर क्राइम के अलग अलग तरीकों से सावधान रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए। और जो नए नए तरीके बदल रहे हैं, साइबर क्रिमिनल कोई एक ही धुन पर नहीं चलते, वो परिस्थितियों को देखते हैं। जैसे हो सकता है आपका आईटी रिटर्न ना भरा गया हो तो आईटी रिटर्न से जुड़े आपके मैसेज आए और आप उत्सुकता में उन पर आगे बढ़ते चले जाएं। हो सकता है कोरोना का जब काल था तो कोरोना के टीके से जुड़ा हुआ कोई आपको लिंक आ जाए। कोई हो सकता है आपने कुछ नया चीज़ भरा हो, कोई फॉर्म भरा हो, उससे जुड़ी कोई आ जाए। तो हमारी बैंकिंग डिटेल्स, हमारी जानकारियाँ मांगी जाती हैं जो हमें फ़ोन पर बिल्कुल नहीं देना है। किसी भी अनजान लिंक को हम क्लिक ना करें। कई बार ऐसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे प्रोग्राम्स है जिसको अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके कारण हमारा जो मोबाइल का एक्सेस है, हमारे कंप्यूटर का जो एक्सेस है, सामने वाले व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। जैसे एनी डेस्क और बाकी बहुत सारे जो हमारे ऐसे आसपास सॉफ्टवेयर्स हैं, तो व्यक्ति फिर पंगु महसूस करने लगता है। उसकी इच्छा के बगैर उसके कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और उसके हार्डवेयर के, उसके जो भी सिस्टम है, एक कंप्यूटर सिस्टम की सारी जानकारियाँ दूसरे के नियंत्रण में चली जाती हैं। तो यह एक चिंताजनक स्थिति रहती है। तो ऐसे में आवश्यक है कि हम सचेत रहें, सजग रहें, किसी भी ऐसे लिंक को ना क्लिक करें। किसी भी इस तरह की घटनाक्रम को टालने के लिए हम अगर सजग रहते हैं तो लगभग 70 से 75% मामले हम टाल सकते हैं। क्योंकि अगर जागरूक हों तो हम घटनाओं से बच सकते हैं। बहरहाल अगर हम घटना का शिकार हो भी गए हों तो भोपाल पुलिस की जो हेल्पलाइन है, खासतौर पे जो यहाँ पे कमिश्नरेट ऑफिस में है, हमारा जो कार्यालय है, वहाँ पर व्यक्ति शिकायत कर सकते हैं। क्राइम ब्रांच में शिकायत कर सकते हैं, संबंधित थाने में शिकायत कर सकते हैं। पुलिस साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में भी गंभीरता से कार्रवाई वो कर रही है और ऐसे बहुत सारे गैंग पकड़े भी गए हैं। बिल्कुल, तो अगर आप जागरूक हैं और कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है और आपको समझ में आ जाता है कि ये ज़रूर मैनिपुलेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, फैब्रिकेट किया जा रहा है, तो ऐसे में कई बार क्या होता है, हम उस चीज़ को अपने आसपास वालों को बस किस्से कहानियों में बता देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी सूचना पुलिस तक दे पाएँ तो कहीं ना कहीं ये भी डेटा कलेक्ट होता रहता है कि क्या कुछ समस्याएँ जा रही हैं और उस पर जो पुलिस है वो कार्यवाही भी कर सकती है। साथ ही साथ अब कार्यवाही की बात चल रही है, ऐसे में
अपराध आ जाता है और महिला अपराध जो है उससे के बारे में हम बात नहीं करें, ऐसा कैसे हो सकता है। महिला अपराध को रोकने के लिए, कम करने के लिए पुलिस द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो? अगर हम पिछले वर्ष का जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि हम अपराधों का विश्लेषण करते हैं, लगभग छेड़छाड़ से लेकर के इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें लगभग 18% तक की कमी इस वर्ष दर्ज की गई थी पिछले सालों के मुकाबले। लगभग इस तरह के महिला अपराधों में अगर ओवरऑल देखें तो लगभग 36% के आसपास की कमी आई थी। तो एक महिला अपराधों में भी बड़ी कमी देखी गई है। इसका एक बड़ा कारण पुलिस की तत्परतापूर्वक कार्रवाई के साथ साथ इनमें सजा का होना और साथ साथ लोगों को जागरूक करना भी। खासतौर पर जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो स्कूल कॉलेज में बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से जा करके उन पे बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। जैसे कि कोई 2 नाबालिग बच्चे भले ही वो ना समझ में अगर घर से चले आते हैं और कोई अपहरण का मुकदमा कायम होता है एक बच्चे के विरुद्ध, तो उसका भले ही वो अगले दिन लौट आए, अगर प्रकरण कायम होता है तो उसमें बच्चे का पूरा करियर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसमें बड़े गंभीर धाराओं में प्रकरण कायम होता है। तो ये जरूरी नहीं कि ये प्रकरण जो है किन परिस्थितियों में हुआ, लेकिन यह कई बार अज्ञानता के कारण भी होता है, कानूनी जानकारी न होने के कारण होता है। उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं इसका जानकारी न होना भी इस अपराधों का होने का बड़ा कारण होता है। तो पुलिस ने ऐसे चीज़ों को जागरूक किया। इसमें खास तौर पे पुलिस छोटे स्तरों पर झुग्गी झोपड़ी से लेकर एक नीचे जो सबसे एक अंतिम पावदान पे जो खड़ा व्यक्ति है वहां तक पुलिस पहुंची, वहां लोगों तक उसमें जाकर के लोगों को इन कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया, बच्चों से बात की गई, वहाँ पर अलग अलग स्कूल कॉलेज में पुलिस गई। और मुझे लगता है कि प्रोएक्टिव तरीके से जब हम चीज़ों का सही ज्ञान, सही जानकारी जब लोगों तक पहुँचाते हैं तो उसका भी एक असर होता है, अपराधों में कमी आती है, लोगों में जागरूकता बढ़ती है। और लोग जब जागरूक होते हैं तो न सिर्फ खुद जागरूक होते हैं बल्कि उस जानकारी से आसपास के लोगों को भी अवगत कराते हैं और अंततः इसका परिणाम सकारात्मक होता है। बिल्कुल। इसी के साथ दर्शकों, बहुत सारी हमारी परंपराएं हैं जिसमें हम दादी नानी को देखते आते हैं कि वो एक अगर छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसकी किस हिसाब से देखभाल करती हैं, क्योंकि बोला जाता था अच्छे से उसको कसरत करवाई जाए, मसाज की जाए और धूप में बच्चे को रखा जाए, धूप खिलाई जाए। तो ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो मेडिकली प्रूवन हैं और डॉक्टर भी इसे सजेस्ट करते हैं? डॉक्टर मधु जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ठीक हैं, जैसे धूप में रखने का आपने बोला, तो बच्चे को धूप दिखाना ज़रूरी है, उसकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट इससे पूरी होती रहती है जी। दूसरे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा घूटी देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चे को एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए अपने को। जी जी। इसी के साथ सुनील दुबे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं कॉलर, उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैडम, इसी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड ही पूछना चाह रहा था कि कुपोषित बच्चे, मैं महिला बाल विकास के लिए काम करता हूँ जी, सोशल वर्कर हूँ, तो कुपोषण जो होता है उसमें बच्चों का कुपोषण हम डाइट के अलावा, मेडिसिन के अलावा किस तरीके से दूर कर सकते हैं? हम मुनगे का उपयोग करते हैं, मुनगे की पत्तियों का उपयोग करते हैं और उनके फूलों का उपयोग करते हैं कि इस तरीके से इनको खिलाएं जिससे कुपोषित बच्चे जो हैं ठीक हों। इसके अलावा डाइट में और क्या परिवर्तन हो सकता है? जी, देखिए, कुपोषण का मेन कारण आप जानते ही होंगे कि प्रोटीन, आयरन और कार्बोहाइड्रेट्स और इन सब की कमी से कुपोषण होता है। तो अपने को जो भी बैलेंस डाइट अपन बच्चों की, इसके लिए जो NRCs होते हैं उनमें पूरी एक डाइट प्लान होता है बच्चों का, कितना ग्राम्स अकॉर्डिंग टू वेट बच्चे को कितना ग्राम्स प्रोटीन देना है, कितना आयरन देना है, कितना उसको मिनरल्स देना है। तो वो जो बैलेंस डाइट का एक जो डाइट चार्ट होता है उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी चीज़ें आप मुनगे की फली का कह रहे हैं तो उससे सिर्फ अपना विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और थोड़े और मिनरल्स मिलेंगे। बाकी अपने को आयरन देने के लिए अपने को अनार का जूस पिलाएं, गुड़ की चिक्की खिला सकते हैं, चने, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपन चने दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपन आयरन की रिक्वायरमेंट के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुपोषण की बात जब निकली ही है तो ऐसे में हम ये भी जानकारी आपसे लेते हैं, कुपोषण का कारण, क्या बच्चा अच्छे से खा नहीं रहा है, सिर्फ यही होता है कुपोषण का कारण, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं? नहीं, कुपोषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बच्चा अच्छे से नहीं खा रहा है इसका मतलब ही है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो मदर बहुत इग्नोरेंट है,
मदर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, या फिर मल्टीपल उसके बच्चे हैं, बहुत सारे, छोटा घर है और बहुत सारा काम है और मदर बिल्कुल भी बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही है, जी। तो बच्चे कुपोषित हो सकते हैं। या फिर बच्चे में कुछ फिजिकल इलनेस है, कुछ डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, उसका जो ले रहा है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, या कुछ और उसको कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे जी। वो चीज़ों का एब्जॉर्प्शन उस प्रॉपर प्लेस पे हो नहीं रहा है, तो इन सब से भी कुपोषण डेवलप होता है। जी, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स की बात हुई। अगर बच्चा मतलब जैसे ही जन्म लिया है, जन्म से ही अगर कोई परेशानी है, समस्या है, तो आम तौर पे कुछ ऐसी समस्याएं जो कि देखी जाती हैं बच्चों में? हाँ, देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो पीडियाट्रिशियन के पास में आता है। हम लोग या तो ओटी में उसे देखते हैं या फिर लेबर रूम में उसे देखते हैं। जी। तो जैसे ही हम उसको ग्रॉसली बाहर की समस्या है तो हम उसमें बाहर से देख सकते हैं कि बच्चे को कभी कटा होठ है, कॉमन जो प्रॉब्लम्स कंजेनाइटल हैं, उनके लिम्स में डिफॉर्मिटीज़ हैं, या कुछ उनकी बनावट में डिफॉर्मिटी है, कान प्रॉपरली नहीं बना हुआ है, नेज़ल जो दोनों नेज़ल जो एपर्चर्स होते हैं वो प्रॉपरली नहीं बने हैं, आँख में कुछ डिफेक्ट है या सिर में कुछ डिफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें तो हम ग्रॉसली देख सकते हैं, पर जो चीज़ें इंटरनल उसकी हैं तो वो ऐसे देख के नहीं समझ में आती। फिर उसके लिए जब बच्चा डेवलप होगा धीरे धीरे, जब उसका डेवलपमेंट होगा और उसकी फिर समस्याएं जब अपने को पता चलेंगी, तो फिर उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेट करा करके और अंदर की चीज़ों को पता कर सकते हैं। जी। डॉक्टर मधु, एक बच्चे का मानसिक तौर पर सही विकास हो रहा है, इसके बारे में पता लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा समझ के पेरेंट्स कई चीज़ें इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन ऐसी क्या सी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, कैसे मॉनिटर करना चाहिए बच्चों को? जी, देखिए, बच्चा मैक्सिमम 99% बच्चा जो है मदर के पास होता है, तो मदर को ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस एज में बच्चा किस माइलस्टोन को अचीव करता है। मतलब किस एज में बच्चा किस चीज़ को करता है, नॉर्मल बच्चा किस एज में किस चीज़ को करता है। जी। जैसे कि 1.5 मंथ में बच्चा सोशल स्माइल करता है, सोशल स्माइल में जैसे मदर को देख करके रिकग्नाइज करना, या फिर उसके बाद 2.5 महीने से 3 महीने में बच्चा दूसरे लोगों को रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है, तो वो स्माइल करता है। यदि ये चीज़ें इस एज में नहीं आती हैं तो थोड़ा सा अलार्मिंग साइन है, मदर को थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है कि 3.5 मंथ का हुआ। जी डॉक्टर मधु, 3.5 मंथ में बच्चा क्या कुछ चीज़ें रहती हैं डेवलपमेंट रिलेटेड, ये हम आपसे जानेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर डॉक्टर प्रदीप साहू जी भोपाल से, उनका प्रश्न हम पहले ले लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बोल रहा हूँ भोपाल से, है ना? जी जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ जी। ये तो ये हो गया कि बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, एक कॉमन डाइट होती है, ठीक है, उसमें जो भी आता मार्केट में अवेलेबल है उसके हिसाब से देखभाल की जाती है। आप ये बताइए मैडम, एक हायर इनकम ग्रुप के बच्चों की देखभाल, एक मिडिल इनकम ग्रुप के बच्चों की देखभाल, एक लोअर इनकम ग्रुप के बच्चों की देखभाल और स्लम एरियाज में पैदा हुए बच्चों की देखभाल के पोषण में क्या फर्क हो सकता है? अपने अपने स्तर पर वो किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं? उनके न्यूट्रिशन की डाइट जो है वो किस स्तर की होनी चाहिए? जितना अफोर्ड कर पाएंगे वैसे ही वो देखभाल कर पाएंगे। इसको बताइए, तो इससे क्या समाज को फायदा होगा? प्लीज। धन्यवाद। आई वुड लाइक टू नो। थैंक यू। देखिए, ये तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अपना डिसाइडेड तो होता नहीं है ना। इसमें इसके लिए अपन यही कर सकते हैं कि जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनमें अपन ये देखें कि प्रोटीन्स हो, आयरन हो। ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ों में ही ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। एक नॉर्मल दाल में आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, दूध एक नॉर्मल जो हर घर में आता है उससे पूरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। गुड़ आराम से एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास ये आराम से अफोर्ड कर सकता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हर ग्रुप मेरे हिसाब से तो लगता है कि ये कर सकता है। नहीं तो फिर इसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनके पास में एक पूरा बैलेंस डाइट का एक पूरा पैकेट होता है जो समय समय पर वो लोग हर जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है वो वहाँ से ले सकते हैं।
जी, तो डाइट में बहुत सारे चेंजेस नहीं करने हैं अगर ग्रुप कोई भी हो सोशियो हाँ, इकोनॉमिक socio-economic स्तर, से लेकिन जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो आप मंडी में, आप सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मंडी के थोड़ा भ्रमण करें, देखें कि क्या कुछ है मंडी में, उस हिसाब के ही अगर वो खान पान में शामिल किया हाँ, जाए तो सीजनल अच्छा चीज़ें रहेगा। तो सीज़न में फ्रूट्स, जो सीज़न का फ्रूट है वो सस्ता ही होता है, तो वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। जी, तो पोषण की सबसे अच्छी बात यही है कि ये किसी वर्ग तक सीमित नहीं है। अगर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की हम बात करें कि वही अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य मतलब अच्छा पोषण हर कोई अफोर्ड कर सकता है, रख सकता है, और अगर रखता है तो अच्छी चीज़ ये है कि वो बीमार कम से कम पड़ेंगे और उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब कुछ अगर आम हम ऐसी समस्याओं की बात करें, ऐसे में बहुत बार सुना जाता है कि जो छोटा बच्चा है उसे स्वास्थ्य में अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, इसमें ट्यूबरक्लोसिस की जो बात है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। आमतौर पर बच्चों में देखी जाती है, निमोनिया हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, तो ऐसे में पेरेंट्स कैसे पहचाने कि क्या समस्या जा रही है? देखिए, सबसे पहले जो बच्चे कन्वर्स नहीं कर सकते, जो बोल नहीं सकते हैं, वो बच्चे तो सिर्फ उनके सिम्टम्स को देख के ही पेरेंट्स पता कर सकते हैं कि इनको कुछ प्रॉब्लम है। तो यदि बहुत छोटे बच्चे की बात करें तो बहुत छोटे बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस इतना कॉमन नहीं है। थोड़ा सा बड़ा बच्चा है जो कांटेक्ट में आया, यदि फैमिली में किसी को हिस्ट्री है कि किसी को ट्यूबरक्लोसिस पहले रहा है और बच्चा उसके क्लोज कांटेक्ट में है, तो उसको ये समस्या हो सकती है। और उसके लिए कि बच्चे को यदि शाम में फीवर आ रहा है या कोई खांसी है जो लंबी चल रही है और कोई भी एंटीबायोटिक से असर नहीं हो रहा, बच्चे का वज़न कम हो रहा है और बच्चा डाइट पूरी नहीं ले रहा है, उसकी एपेटाइट डिक्रीज़ हो गई है, बच्चा खेल नहीं रहा है, बच्चा सुस्त है, तो ये सारी चीज़ों से अपने को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, फिर डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बच्चा है और उसकी उम्र है 1 वर्ष, वो डॉक्टर के पास गया किसी समस्या को लेके, पेरेंट्स लेके गए, जो डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब की गई, उसके 2-3 साल बाद भी बच्चे को वही समस्या जाती है और पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे पास तो पर्चा रखा हुआ है डॉक्टर का, जो समस्या थी, दवाई भी हमारे पास है, जाके खरीद के ले आते हैं और बच्चे को दे देते हैं, लेकिन बच्चे पे वो असर नहीं करती है। तो क्या कारण होता है इसका? नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण तो है कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने 1 साल पहले लिया उसमें बच्चे का वज़न बहुत ही कम था। बच्चों में जो भी डोजेस दिए जाते हैं वो वेट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो यदि बच्चा 1 साल का हो गया और वही अपन जो न्यूनेटल एज में अपन ने न्यूबॉर्न बच्चे में जो दवाई इस्तेमाल करी है और वही डोज यदि अपन दे रहे हैं जी, तो उसको असर करेगी नहीं। बिल्कुल। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो पुराने पर्चे हैं उन्हें बस हमें एक रिकॉर्ड के तौर पर ही रखना है। हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, कभी डॉक्टर को बताना हो कि बच्चे को कभी कोई समस्या गई थी, किस उम्र में गई थी, क्या कुछ समस्या थी, तो रिकॉर्ड्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उसमें जो दवाई लिखी है वो स्वयं से आगे अपने बच्चे को नहीं देना है, डॉक्टर से संपर्क करिए। अच्छी बात यही है कि हमें डॉक्टर आसानी से आसपास मिल जाते हैं जो कि आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। साथ ही साथ एक बात ये रह गई थी कि बच्चों की मालिश की बात की जा रही थी, जो पारंपरिक रूप से जो कार्य किए जाते हैं, तो मेडिकली भी क्या ये वैसा एडवाइस किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं, क्या कुछ होते हैं ये? देखिए, मालिश जो है वो मालिश का बेसिक रीज़न तो है कि बच्चे का थोड़ा सा मूवमेंट होंगे, बच्चे के जॉइंट्स थोड़े खुलेंगे, मसल्स में थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। मालिश जो है अपन पारंपरिक तरीके से जो मालिश वाली मालिश करती हैं वो तो बहुत ही थोड़ा सा उनका तरीका मुझे तो समझ आता नहीं है। थोड़ा मालिश जो करे, यदि मदर खुद करे या घर का ही कोई मेंबर करे तो ज़्यादा बेटर है। मालिश सिर्फ थोड़े से बच्चे के पैर के मूवमेंट्स करा दें, हल्के से हल्के हाथों से, बहुत लाइट कोई भी एक ऑयल ले लें, जैसे मौसम के अकॉर्डिंग आप ऑयल ले सकते हैं। ठंड है तो सरसों का ऑयल ले सकते हैं, यदि गर्मियाँ हैं तो थोड़ा कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। इस बीच वाले मौसम में जो बदलते मौसम है उसमें जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथों से सिर्फ मसाज करें और कुछ नहीं, ज़्यादा उसमें बहुत खींचतान जैसे जो मसाज वाली लेडीज़ आती हैं घर पे करने के लिए उस तरह से कराना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये मसाज जो है कोई भी कर सकता है, बस मालिश करनी होती है। मदर करे तो ज़्यादा अच्छा है। मदर जैसे कि टच थेरेपी एक नई वो है कि यदि मदर टच करती है तो मदर को
लैक्टेशन भी अच्छा होता है और बच्चे की हर चीज़ उसे पता होती है कि बच्चे को कहीं पर कोई खरोच तो नहीं है, कहीं कोई चींटी वगैरह तो नहीं है, बच्चे के कहीं पर मैल तो नहीं जमा हुआ है। जी, तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जो सबसे अच्छी चीज़ रहती है जो शिशु की माता है अगर वो मालिश करें तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी, पूर्णिमा सिंह भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। तब तक फिर से हम आपके पास वापस आते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं खान पान की भी। ऐसे में जो बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं अब जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होती जा रही है, जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो एक हिस्सा बनता जा रहा है और यही दौर होता है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। तो क्या कुछ इसका असर पड़ता है बच्चों पे? बच्चों पे जंक फूड का तो बहुत ही असर पड़ता है। थोड़ा सा पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसके लिए। बच्चों को वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जिनको अपन मना करते हैं। बच्चे को एक बैलेंस डाइट देने के लिए मदर थोड़ी सी अलर्ट रहे कि हमारे बच्चे की बेसिकली बच्चे का वेट देख करके अपने को उसका ग्रोथ का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। बच्चे की एक्टिविटी देखें अपन, बच्चे की हाइट हेल्थ के अकॉर्डिंग है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा सारे दूसरे अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ में बिल्कुल घूम रहा है, खेल रहा है, बच्चा पढ़ाई में ठीक है, बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, घर में भी सबसे अच्छे से मिल रहा है और एक नॉर्मल डाइट जो उस एज के बच्चे को लेना चाहिए उतनी ले रहा है, तो हमें ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। पर यदि ऐसा लगता है कि बच्चा और जंक फूड, जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि जंक फूड में ज़्यादातर चीज़ों में इतनी स्पाइसेस होती हैं कि वो सब बच्चे का डाइजेशन ख़राब करती हैं, उसके लिवर पर इफ़ेक्ट डालती हैं, तो वो तो अवॉइड ही करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और साथ ही साथ एक शायद इसी से बहुत एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है, वो है मोटापा बच्चों में, और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली अब देखा जाता है और पेरेंट्स को लगता है कि खाते पीते घर का दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से खा रहा है मेरा लाल, मेरी बेटी। तो क्या ये एक परेशानी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, इसको एक परेशानी के तौर पर ही देखना चाहिए। मोटापा नॉर्मली बच्चों को या तो ओवर ईटिंग के कारण होता है या एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है बच्चे की कि बच्चा एक ही जगह बैठा रहता है, खेलता नहीं है, तो मोटापा होता है। या फिर कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, उनके कारण बच्चों को मोटापा होता है। मदर्स को या पेरेंट्स को या नाना नानी दादा दादी को बच्चे के मोटापे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा एक्टिव है, हमारा बच्चा अच्छे से सारी चीज़ें कर रहा है, बस ये इतना इम्पोर्टेंट है। जी, साथ ही साथ अगर एक और समस्या आम तौर पर देखी जाती है बच्चों में, वो है टॉन्सिल्स की। ऐसे में उनके कहते हैं कि गला ख़राब हो गया है और हर महीने बुखार आ रहा है और डॉक्टर्स मोस्टली एडवाइस करते हैं कि टॉन्सिल्स निकलवा दें, ऑपरेट करवा दें। तो क्या थोड़ा समय इंतज़ार करना चाहिए, क्या कुछ इसका प्रोसीजर रहता है? देखिए, ये थ्रोट इन्फेक्शन या टॉन्सिलाइटिस तो बहुत कॉमन होता है बच्चों में, पर इसे निकलवा देना ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे की डाइटरी हैबिट्स पे अपन ध्यान दें। बच्चे को थोड़ा सा, जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है तो कुछ थोड़ा सा डायरेक्टली फ्रिज का नहीं लें, या ठंडा मौसम है तो ठंडी चीज़ें ना लें, या कुछ बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। शुरू में तो अपन बच्चे को गार्गल्स कराएं या थोड़ा सा फूड जो है वो गरम कुनकुना खाना खाए, बच्चा ठंडा ना खाए, कुनकुना पानी पिए। फिर यदि रिक्वायर्ड है, यदि टॉन्सिल्स ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी है तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स 3 दिन 4 दिन एंटीबायोटिक्स लेकर के इसका इलाज हो सकता है। बहुत यदि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होता है तो फिर उसका सॉल्यूशन टॉन्सिलेक्टमी ही है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर मधु जैन, अगर छोटे बच्चों की बात करें, शिशुओं की बात करें, तो ऐसे में वो रोते हैं, ये सभी को पता है कि जो भी बात है, कोई परेशानी है तो रो लेते हैं, नहीं है परेशानी तो भी रो लेते हैं। लेकिन अगर उसे सच में कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी है और बच्चा रो रहा है, तो पेरेंट्स कैसे पता लगाएं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जा रही है? देखिए, बच्चे बोल तो पाते नहीं हैं, तो बच्चे रो कर ही अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चे यदि यूरिन पास करेंगे तो रोएंगे, बच्चे यदि पॉटी करेंगे तो रोएंगे, बच्चे यदि कोई आसपास में कोई चींटी आ गई कपड़ों में, कभी कोई कीड़ा आ गया वो काटेगा यदि, तो बच्चे रो कर के बताएंगे। या कोई और फीवर है बच्चे को, या उसे ठंड लग रही है, या
जैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे रोकर ही बताते हैं। जी। तो इसमें यह है कि पूरा जब यदि कभी ऐसा लगता है कि अपने को कि बच्चा कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं आसपास में कोई कीड़ा नहीं है, बच्चे ने फीड अच्छे से किया है या अपन ने बर्पिंग भी अच्छे से कराई। बर्पिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने के बाद अच्छे से कंधे पे लेके डकार दिलाना। वो ज़रूरी इसलिए है कि बच्चा दूध पीने के साथ साथ बहुत सारी हवा अंदर ले लेता है। तो जैसे ही अपन कंधे पे रख के 10-15 मिनट तक उसको थपथपाते हैं तो बच्चा वो डकार के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। तो उससे उसके पेट में वो गैस नहीं रहती है, तो उसको पेट में दर्द खत्म हो जाता है, पेट में दर्द नहीं होता। यदि ये अपन ने प्रॉपर बर्पिंग कराई है, उसके क्लोथिंग को अच्छे से चेक किया है, ऐसा नहीं कि अपन ने बहुत गर्मी है और अपन ने बहुत लेयर्स में उसको कपड़े पहना के रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें यदि अपन ने रूल आउट कर ली कि ये बच्चे में ये कुछ भी नहीं है, तो फिर अपन उसमें देखें कि बच्चे को टेम्परेचर तो नहीं है, बच्चा दूध पीना बंद तो नहीं कर रहा है, बच्चे का रेस्पिरेशन तो ज़्यादा नहीं है, या बच्चे की पॉटी का कलर तो चेंज नहीं है, या फ्रीक्वेंटली पॉटी तो नहीं पास कर रहा है, या बार बार कम क्वांटिटी में यूरिन पास तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों को अपने को देखना ज़रूरी है। या कभी जोर से कभी मालिश तो नहीं हो गई, बच्चे के कुछ ऐसे सुपरफिशियल टीयर्स तो नहीं हो गए, ये सारी चीज़ों को अपने को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स देखते हैं और वो घबरा जाते हैं, अगर बच्चा बोलते समय हकलाता है तो उन्हें लगता है कि पता नहीं अब ये बड़ा होके भी हकलाएगा कि नहीं, ये समस्या जाएगी कि नहीं, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और ऐसे में वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं। तो क्या ऐसा रहता है कि ये ताउम्र चलता रहता है हकलाना, या इसके भी कुछ प्रकार होते हैं? नहीं, ये हकलाना कभी कभी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी होता है कि बच्चे में उतना कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं हुआ, तो बच्चा इसलिए हकलाता है। बार बार ऐसे में बच्चे को टोके ना, उसको एनकरेज करें कि नहीं बेटा ये नॉर्मल सी चीज़ है, वापस से बोलो, रिपीट कराइए। और यदि फिर भी यदि ये समस्या रहती है तो फिर अपन एक बार थोड़ा सा उसका थ्रोट एग्जामिनेशन कराएं, ENT डॉक्टर को दिखाएं, उसका पूरा थ्रोट का अंदर से एग्जामिनेशन कराएं, कहीं उसको कभी कुछ टंग टाई तो नहीं है, या कुछ थ्रोट में ऐसी चीज़ें तो नहीं है, कुछ लैरिंग्स में कुछ डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही जब बच्चे को अच्छे से खाना दिया जाता है, उसका पोषण का भी ध्यान रखा जाता है और उसका वेट देखा जाए वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसे बार बार दस्त की समस्या जा रही है। ऐसे में जितना खिलाया पिलाया तुरंत एकदम बच्चा जल्दी से कमज़ोर हो जाता है, तो दस्त के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, नॉर्मली तो दस्तों का कारण अनहाइजीनिक ही है। अनहाइजीनिक, यदि मदर ने बॉटल फीड करा रही है और उसने प्रॉपरली उसको बॉटल को वॉश नहीं किया है, पहली बात तो बॉटल, जैसे अपन न्यूबॉर्न से शुरू करें यदि जी, तो न्यूबॉर्न में यदि बच्चे में यदि मदर के फीड पर यदि बच्चा है और वो 20 से 25 बार तक भी पॉटी करता है तो ये नॉर्मल चीज़ है। और यदि उसके साथ में और 5 से 7 बार नॉर्मल मौसम में, जब कभी बहुत ठंड नहीं है या बहुत गर्मी नहीं है, ऐसे में 6 से 7 बार यदि यूरिन पास करता है दिन भर में, तो ये नॉर्मल चीज़ है। पर यदि बच्चा ऊपर के दूध पर है, फार्मूला फीड पर है, बॉटल फीड पर है, तो यदि दस्त बच्चा करता है तो फिर थोड़ा सा अपने को उसके लिए थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले अपन हाइजीन नॉर्मल करें। बॉटल फीड तो नॉर्मल 6 मंथ तक के बच्चों में बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही पीडियाट्रिशियन बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो माताएं हैं, परिवारजने हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? माताएं या परिवारजने हैं, उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जितनी मैक्सिमम यदि वैक्सीनेशन आपने पूरा बच्चों को कराया है, पूरा हाइजीन मेंटेन करी है, और यदि डाइट आप बैलेंस देते हैं, बच्चे में थोड़ा सा डिसिप्लिन रख करके बच्चों को थोड़े फ़ायदे और नुकसान गिना करके यदि अपन बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि मदर थोड़ी सी इसमें इन्वॉल्व हो तो मदर ये सब कर सकती है, तो आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, और कभी आपको लगता है ज़रूरत है तो ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर मधु चंद जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक आभार। इसी के साथ दर्शकों, अपने घर में जो बच्चे हैं उनका आप ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो दीदी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।